अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने मौलवी अब्दुल हक का तारुफ पढ़ा। जमायत अहम की उर्दू की किताब में उनका जो है ना वो एक मजमून है नामदेव माली, जो जब वो औरंगाबाद में उन्हें बाग के अंदर रिहाइश दी गई कि यहाँ पर आप अदब की खिदमत किया करें, अदबी मज़ामीन लिखा करें, अदबी कहानियाँ लिखा करें। उसी दौरान उनकी एक लिखी हुई कहानी नामदेव माली है जो आज हम पढ़ेंगे। मौलवी अब्दुल हक के बारे में कल हम पढ़ चुके थे कि उन्हें अदबी खिदमात की वजह से बाबा उर्दू का लक़ब दिया गया। नामदेव माली, नामदेव के मतलब वो बता रहे हैं, उसकी खूबियाँ और औसाफ बता रहे हैं कि किसी भी ज़ात वाले, चाहे कोई ऊंची ज़ात का हो कोई नीची ज़ात वाला हो, उसके अंदर जो खूबियाँ हैं वो उसकी मिरास नहीं होती, बल्कि उसकी ज़ाती वो औसाफ है, ज़ाती खूबियाँ हैं जिसकी वजह से वो बाकी इंसानियत से मुख्तलिफ हो जाता है। नामदेव मकबरा राबिया दौरानी औरंगाबाद, जिसकी तशरीह नीचे की गई है। मुगलिया दौर का एक तारीखी मकबरा जो कई इमारतों और हिस्सों पर मुश्तमिल था। इसके एक हिस्से में मौलवी अब्दुल हक ने अपना दफ्तर बना रखा था, यानी उनको अदबी खिदमत के लिए वो रिहाइश दी गई थी। नामदेव मकबरा राबिया दौरानी औरंगाबाद यानी दक्कन के बाग में माली था। ज़ात का डेढ़ से मुराद है जो बहुत नीच कौम ख्याल की जाती है। किस मजहब की? हिंदू मजहब की बहुत नीच कौम ख्याल की जाती है। कौमों का इम्तियाज मसनूई है। मसनूई से मुराद है खुद बनाया हुआ है। इंसान तो सब बराबर होते हैं, लेकिन उनमें जो कौमों का इम्तियाज, कौमों का जो फ़र्क कर दिया जाता है वो मसनूई है। और रफ्ता रफ्ता वो नस्ली हो जाता है कि पहल जब किसी को बढ़तर किसी को कमतर समझा गया, बाद में वो उसकी ज़ात का हिस्सा बन गया और वो ज़ातें रफ्ता रफ्ता नस्लों में मुंतकिल होती गई। अब 3 लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं, सच्चाई, नेकी और हुस्न। कौन से 3 लफ्ज़? सच्चाई, नेकी और हुस्न। किसी की मिरास नहीं। इसको अंडरलाइन करें इस जुमले को। असल में इस पूरे मजमून का जो अहाता है, जो खुलासा है, वो इस एक जुमले में छुपा हुआ है। सच्चाई, नेकी और हुस्न किसी की मिरास नहीं। मिरास से मुराद है ये चीज़ें विरासत में नहीं मिलती, ये चीज़ें इंसान ने खुद अपने अंदर जो है ना वो पैदा करनी होती है। सच्चाई वो कैसे पैदा कर सकता है, नेकी की खूबी अपने अंदर कैसे ला सकता है, और अपने अमाल की वजह से अपने आप को हुस्न वाला कैसे बना सकता है। हुस्न से मुराद ज़ाहरी खूबसूरती नहीं है, हुस्न से मुराद उनकी अंदरूनी हुस्न है, अंदरूनी खूबसूरती है, अच्छी आदत, अच्छे अमाल की वजह से। ये खूबियाँ नीची ज़ात वालों में भी ऐसी ही होती हैं जैसी ऊंची ज़ात वालों में। आगे वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो मौलवी अब्दुल हक के बड़े बेहतरीन दोस्त थे, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और मिर्ज़ा गालिब के वो शागिर्द थे, उन्हीं का एक शेर कोट करते हैं। वो कहते हैं, कैस हो कोहकन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं। तो कैस और कोहकन से क्या मुराद है? जी, कैस नाम है मजनू का, और कोहकन किसकी खूबी है? कोहकन फरहाद की है, जिसको पहाड़ खोदने का मिशन दिया गया था। ये दोनों जो है ना वो लोक ज़ुबान की जो कहानियाँ हैं उसमें लैला मजनू की वजह से कैस मशहूर हो गया, और शीरीं फरहाद की वजह से कोहकन यानी फरहाद मशहूर हो गया। तो उसको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं, कैस हो कोहकन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं। इस शेर को यहाँ कोट करने का मौलवी अब्दुल हक का मतलब ये है कि सच्चाई, नेकी और हुस्न किसी से मुंतकिल नहीं होता, ये अपने अंदर अपनी खूबियाँ खुद इंसान ने पैदा करनी है। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था। अब मेरी किसे कह रहे हैं? अपने मुतल्लिक कह रहे हैं मौलवी अब्दुल हक कि मैं वहाँ अदबी काम भी करता था, जो मेरा ज़ाती शौक़ था अदब की खिदमत करना, उर्दू अदब की, लेकिन वहाँ की निगरानी असल में मुझे जो है ना वो दी गई थी। मेरे रहने का मकान भी बाग के अहाते ही में था, दरमियान में ही था। मैंने अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के सुपुर्द कर दिया, उसकी ज़िम्मेदारी लगा दी कि तुम मेरे जो रिहाइश है इसके सामने एक खूबसूरत बाग बनाओ, चमन बनाओ। मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था, यानी अदबी खिदमत करता रहता, मज़ामीन लिखता रहता।
यहाँ किताबों की तालीफ करता रहता, कांट छांट करता रहता। अपना जो मेरा असली काम था, मेरी मेज़ के सामने बड़ी सी खिड़की थी और इसमें से चमन साफ नज़र आता था। लिखते लिखते कभी नज़र उठाकर देखता तो नामदेव को हमातन, हमातन को अंडरलाइन करें। हमातन होता है, तन का मतलब है जिस्म, हमातन यानी जिस्मों जहाँ से मुकम्मल तुंद ही के साथ हमातन अपने काम में मसरूफ़ पाता, मशगूल पाता, वो मगन होता अपने काम में। बाज़ दफ़ा उसकी हरकतें देखकर बड़ा ताजुब होता, ताजुब यानी हैरानगी होती। मसलन क्या देखता हूँ, नामदेव एक पौधे के सामने बैठा, उसका थामला साफ कर रहा है। थामला यानी पौधे के नीचे वाली जगह, वो दौर जहाँ पर गोडी की जाती है, पानी दिया जाता है। थामला साफ कर रहा था। थामला साफ करके होज से, होज क्या है, जहाँ पानी ज़ख़ीरा किया जाता है, होज से पानी लिया और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू किया। पानी डालकर डोल दुरुस्त की, डोल से मुराद है उसकी साइड जो है ना अतराफ पर बनी हुई वो बनेरी छोटी सी, वो उसे सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए उस पानी को जो थोड़ी थोड़ी मट्टी साइडों पे लगाई जाती है, कहते पानी डालकर डोल दुरुस्त की। और हर रुख से मुराद है कि चारों तरफ, वो उस पौधे के चारों तरफ बार बार घूमता और हर रुख से पौधे को मुड़ मुड़ कर देखता कि कौन से नए पत्ते निकल आए हैं, इसकी टहनियाँ किस तरफ से मैंने काट छांट करनी है, इसमें नई चीज़ों का, पत्तों का और तनों का कितना इजाफा हुआ है। फिर उल्टे पाँव पीछे हटकर उसे देखने लगा, देखता जाता था और मुस्कुराता और खुश होता था। मौलवी अब्दुल हक इसलिए हैरान होते थे कि ये तो ज़्यादातर इंसान अपने बच्चों को देख के इस तरह की हरकतें करते हैं कि मैं बच्चे की निगहदाश्त कर रहा हूँ वालिद के तौर पर, वालदा के तौर पर, तो अब मेरा बच्चा जो है ना वो कितना बड़ा हो गया है, इसकी रंग, इसकी शक्ल अब कैसी है, ये कमज़ोर तो नहीं हो गया। तो कहते हैं वो सारा कुछ किसको देख के जो है ना वो उसकी निगहदाश्त कर रहा था, पौधों को देखता, कभी पीछे हटता, कभी पास जाता, उसकी हर रुख से उसे देखता। ये देखकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी। काम उसी वक्त होता है जब इसमें लज्जत आने लगे, जब इसमें मज़ा आने लगे। बेमज़ा काम नहीं, बल्कि क्या होता है, बिगाड़ होता है कि जब सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना हो तो उसमें मोहब्बत शामिल ना हो, उसमें लज्जत शामिल ना हो, तो वो काम नहीं रहता, बल्कि क्या बन जाता है, बिगाड़ बन जाता है। अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी। किससे दिलचस्पी? नामदेव से। ये निगरान के तौर पर वहाँ पर मौजूद है और वो वहाँ पर मुलाजिम के तौर पर जॉब कर रहा है। तो कहते हैं अब मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बाज़ वक्त अपना काम छोड़कर उससे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर ना होती कि कोई देख रहा है या उसके आसपास क्या हो रहा है। यानी वो अपने सुपरवाइज़र को, अपने सरपरस्ती करने वाले निगरान को खुश करने के लिए ये काम ना करता, उसको दिली मोहब्बत थी पौधों के साथ, इसलिए वो इस तरह करता। वो अपने काम में मगन रहता, उसकी कोई औलाद ना थी, वो अपने पौधों और पेड़ों को ही अपनी औलाद समझता था और औलाद की तरह उनकी परवरिश और निगहदाश्त करता। निगहदाश्त से मुराद है उनकी देखभाल करता। उनको सरसब्ज और शादाब देखकर ऐसा ही खुश होता जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। वो एक एक पौधे के पास बैठता, उनको प्यार करता, झुक झुक कर देखता और ऐसे मालूम होता गोया उनसे चुपके चुपके बातें कर रहा हो। पौधों से क्या बातें की जा सकती हैं? पौधों को वो बार बार देखता, उनके पत्ते पीले तो नहीं पड़ रहे, जहाँ पीले पड़ रहे हैं इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं, या इसे मैं ज़्यादा पानी दे रहा हूँ, इस वजह से जो है ना वो इसका ये हाल है। उसके मुताबिक जो है ना उसकी निगहदाश्त करता, उसकी देखभाल करता, तो ऐसे लगता जैसे वो उनसे बातें कर रहा है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते और फूलते फलते उसका भी दिल बढ़ता और फूलता था। उनको तवाना और टांटा, टांटा को अंडरलाइन करें, टांटा से मुराद है सीधा खड़ा देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती। कभी किसी पौधे में इत्तेफाक से कीड़ा लग जाता, इतनी वो उनकी निगहदाश्त करता था, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वहाँ किसी बूटी, जड़ी बूटी को उग जाए, कीड़ा लगना तो दूर की बात है। तो कहते हैं अगर इत्तेफाक से कीड़ा लग जाता या कोई और रोग
पौधों की बीमारियां जो होती हैं उनको कहते हैं कोई और रोग पैदा हो जाता तो उससे बड़ा फिक्र होता, बाजार से दवाएं लाता। और ये किस वक्त की बात कर रहे हैं? ये पाकिस्तान आज़ाद होने से बहुत पहले की बात कर रहे हैं। कहते हैं बाजार से दवाएं लाता, बाग के दारोगे, दारोगे से मुराद क्या है? दरोगा वैसे थानेदार को कहते हैं जो दूसरों की हिफाजत करता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना बाग की हिफाजत करने वाले चौकीदार को दरोगा कहा जा रहा है। बाग के दारोगे से या मुझसे कहकर मंगाता, अगर वो खुद उसका बाजार ना जाना होता, दिन भर इसी फिक्र में लगा रहता कि इस पौधे की ऐसी सेवा करता, ऐसी खिदमत करता जैसे कोई हमदर्द और नेक दिल डॉक्टर अपने अजीज़ बीमार की खिदमत करता है। डॉक्टर दवाई देकर मरीज़ को भेज देते हैं, लेकिन अगर उनका कोई अपना अजीज़ रिश्तेदार आ जाए तो उसकी ज़्यादा जो है ना वो खिदमत करते हैं, दूसरे डॉक्टर से कह के उसकी खिदमत करवाते हैं। तो कहते हैं वो भी ऐसे ही अजीज उस डॉक्टर की तरह खिदमत करता जो अपने अजीज़ की खिदमत जैसे कर रहे होते हैं। हज़ार जतन करता, जतन को अंडरलाइन करें। जतन का क्या मतलब है? कोशिश है। तो वो कहते हैं वो बार बार एक दो दफ़ा नहीं, जब तक वो पौधा तंदुरुस्त ना हो जाता तब तक वो हज़ार जतन करता और उसे बचा लेता, उस पौधे को मुरझाने ना देता। और जब तक वो तंदुरुस्त ना हो जाता, उससे चैन ना आता, उसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े। और कभी कोई पेड़ ज़ाया ना हुआ, अगर वो बीज डालता तो वो पौधे निकल आते, अगर वो पौधों की कलमें लगाता तो वो निकल आती और वो बड़े बड़े तनावर दरख्त बन जाते। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी, खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन चूंकि वो पौधों को बच्चों की तरह समझता था, उनसे किस पौधे से क्या फ़ायदा है और किस पौधे को इस्तेमाल करने से क्या नुकसान है, वो ये बातें समझ चुका था। इसलिए वो दूसरों को भी वो जड़ी बूटियाँ इलाज के तौर पर देता था। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग ही में से जड़ी बूटियाँ लाकर बड़ी शफकत और मोहब्बत से और बड़े गौर से उसका इलाज करता। किसका इलाज करता? बच्चों का भी। जहाँ पेड़ पौधों की निगहदाश्त करता, वहाँ बच्चों का भी इलाज कर रहा है। कभी कभी दूसरे गांव वाले भी उसे इलाज के लिए बुला ले जाते। बिला तामुल, अंडरलाइन करें, बिला तामुल, बगैर हिचकिचाए, बगैर किसी बहाना किए वो चला जाता, मुफ्त इलाज करता और कभी किसी से कुछ ना लेता था। वो खुद भी बहुत साफ सुथरा रहता था और ऐसा ही अपने चमन को भी रखता, इस कदर पाक साफ जैसे रसोई का चौका। अंडरलाइन करें। रसोई पहले जो है ना वो लफ्ज़ अब उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, ये किचन के लिए रसोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। चौका से मुराद था कि खुली जगह पर जो चार दीवारी मिट्टी की बना के वहाँ पर मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते थे, उसको रसोई का चौका कहते थे। तो कहते हैं कि वो इतना साफ सुथरा अपने पौधों को रखता कि जैसे औरतें अपनी एक किचन को साफ रखती हैं और ख़ास तौर पर मिट्टी का बनाए हुए चूल्हे को साफ रखती हैं, उससे बार बार जो है ना वो ताज़ा मिट्टी रंगीन मिट्टी उसे लगाती हैं। और वो बड़ा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो हाथ से मिट्टी के में मुख्तलिफ रंग मिला के जो चौका बनाया जाता है वो खूबसूरत लगता है। कहते बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि उस वक्त इसी चीज़ का रिवाज था। हाथों से चूल्हे बनाए जाते थे, हाथों से मकान बनाए जाते थे, मिट्टी के होते थे। तो कहते क्या मजाल जो कहीं घास फूस या कंकर पत्थर पड़ा रह जाए, किस जगह पर? उसके पौधों के पास। उसने पौधे के जो दौर बनाए होते थे, जो क्यारियां बनाई होती थी, वहाँ पर उसके पौधों के अलावा कोई चीज़ वहाँ पर कंकर पत्थर किस मजाल ही नहीं थी कि वहाँ पर नज़र आ जाए। रवशें बाकायदा, रवश होती है लंबी क्यारियाँ, कहते रवशें बाकायदा होती, थामले दुरुस्त होते जो उसके इर्द गिर्द जो है ना वो बनाए जा रहे हैं। पौधे के सिंचाई से मुराद है पानी से सींचना यानी पानी देना। सिंचाई और शाखों की काट छांट वक्त पर करता, उन्हें झाड़ता बुहारता। झाड़ना और बुहारना से मुराद है किन पत्तों को और तनों को काटना है, किन को रखना है, वो झाड़ता और बुहारना। सुबह शाम रोज़ाना गर्ज सारे चमन को उसने आईना बना रखा था। आईना जितना साफ़ हो हमें अपना चेहरा उसमें उतना साफ़ नज़र आता है, जितना गंदा आईना हो हमें अपना चेहरा भी उतना उसमें गंदा नज़र आएगा।
اس لیے سارے چمن کو اس نے کیا بنا رکھا تھا؟ صاف آئینے کی طرح، جیسے اس میں منہ نظر آئے. اور ایسا ہوتا ہے جب آپ نے پانی جو ہے نا وہ دیا ہو پودوں میں، اس پانی کے گرد جب آپ جاتے ہیں تو پانی میں انسان کو اگر پانی صاف ہے تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے اس میں، لیکن پانی تو اسی پودے کے پاس صاف رہے گا نا جہاں پر صفائی ہے. کہتے باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان فینسی خود بھی، یہ فینسی لفظ جو ہے نا اصل میں انگلش کا لفظ ہے، لیکن اس وقت اردو چونکہ نئی نئی زبان تھی، اور بات بھی ہم کر رہے ہیں بابا اردو مولوی عبدالحق کی، جنہوں نے اردو لغت کو ترتیب دیا، تو انگلش کے زیادہ تر الفاظ کو اردو کا حصہ بنایا جاتا تھا. تو یہ لفظ بھی اس لیے عبدالرحیم خان فینسی کے ساتھ آیا ہے. خود بھی بڑے کارگزار، کار کو انڈرلائن کریں، کیا مطلب ہے کار کا؟ کام. کارگزار یعنی کام کرنے والے اور مستعد شخص ہیں. مستعد سے کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ چست رہنے والے، کام کرنے والے شخص ہیں، اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں، یعنی کسی کو سستی کا شکار نہ ہونے دیتے، ہر وقت ملازموں کو چوکس و چوبند رکھتے تھے. اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈیل ہو جائے یعنی سستی ہو جائے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے. اب سگریٹ نوشی ویسے ہی غلط ہے انسانی صحت کے لیے، لیکن اس وقت سگریٹ نہیں پیا جاتا تھا، سستے میں کیا ملا کرتی تھی؟ بیڑی ملتی تھی. غریب لوگ جو پیسے سگریٹ کے لیے خرچ نہیں کر پاتے تھے وہ بیڑی خریدتے تھے. تو کہتے بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا کے لیٹے. عام طور پہ انسان فطرتاً کاہل اور کام چور واقعہ ہوا ہے کہ جب وہ دیکھتے کہ نگران سامنے نہیں ہے تو وہ کہیں سائے میں درختوں کے جا کر سو جاتے، لیٹ جاتے. آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہے. موروثی کو انڈرلائن کریں. وراثت میں ملی ہے. ہمارے بڑے بھی آرام طلب تھے. وہ یہ ایک تنقید انہوں نے کر دی ہے کہ مسلمانوں کا جو اس وقت انگریز کا دور تھا، انگریز نے مسلمانوں کو غلام برصغیر کو بنا رکھا تھا، اس حوالے سے وہ چوٹ کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں کہ اگر مغل بادشاہوں نے آرام طلبی نہ کی ہوتی تو آج ہم انگریز کے غلام نہ ہوتے. تو اس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہے، ہمارے بڑوں نے بھی کی، آگے سے ہم بھی آرام طلبی کرتے ہیں، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی. نوبت کیا ہے؟ حالت نہ آئی. وہ دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا. آگے ایک جملہ وہ لکھ رہے ہیں، وہ شعر کا ہی مصرع ہے. نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ. ستائش کیا ہے؟ تعریف کرنا. کہتے اس کو کوئی غرض نہیں تھی کوئی اس کو تعریف کرے، اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کے صلے میں مجھے کوئی انعام دیا جاتا. ایک سال بارش بہت کم ہوئی. کنووں اور بولیوں میں، کنویں جہاں پانی سٹور ہے وہاں سے پانی جو ہے نا وہ ڈول کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اسی طرح بولیاں جہاں پانی سیو کیا جاتا ہے پودوں کو دینے کے لیے. کہتے ہیں کنویں اور ہماری طرح نہیں کہ پمپ چلایا، الیکٹرک پمپ چلایا اور ہماری ٹینکی فل ہو گئی اور ہمیں ہر گھر کے ہر کونے میں، کچن میں، واش روم میں پانی ہر جگہ دستیاب ہو گیا. یہ وہ دور نہیں تھا. کہتے کنووں اور بولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا. باغ پر آفت ٹوٹ پڑی. آفت یعنی مصیبت آ گئی. اب پودوں کے لیے تو پانی ضروری ہے. تو کہتے ہیں باغ پر آفت ٹوٹ پڑی. بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے یعنی ختم ہو گئے پانی نہ ملنے کی وجہ سے. جو بچ رہے وہ ایسے نڈال اور مرجائے ہوئے، تھکے ہوئے، جیسے دکھ کے بیمار. دکھ کو انڈرلائن کریں، اس سے مراد ہے تپے دکھ. لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور دور دور سے ایک ایک گڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا. انسانوں کو پانی نہیں تھا مل رہا اور وہ اپنے پودوں کو ہرا بھرا اس نے رکھا ہوا تھا. یہ وہ وقت تھا کہ قحط کون سی میں کیا ہوتا ہے قحط؟ بارشیں کم ہوں، پانی کم ملے، فصلیں نہ ہو، انسانوں کی خوراک ختم ہو جائے اور انسان بھوک کے مارے مرنے لگے. اس حالت کو قحط کہتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے میدانی علاقہ ہے، یہاں پر تو بہت زیادہ فصلیں ہیں، گندم، چاول وغیرہ، اس لیے ہمیں قحط کا جو ہے نا وہ اندازہ نہیں قحط کتنی بری حالت ہوتی ہے. یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے. اوسان خطا یعنی ان کے
सांस बंद होने वाले थे, उनके होश गुम थे और उन्हें पीने को पानी मुश्किल से मुयस्सर आता था इंसानों को, मगर यह खुदा का बंदा कहीं ना कहीं से पानी ले ही आता और अपने पौधों की प्यास बुझाता। जब पानी की किल्लत यानी कमी और बढ़ी तो उसने रातों को भी पानी डो डो के लाना शुरू किया। अब ड्यूटी तो उसकी दिन की थी, दिन को ड्यूटी करे, लेकिन वो क्या करता, वो रातों को, चूँकि रात को इंसान सो जाते, कुओं के करीब उस इंसान उसे नज़र ना आते, तो वो फिर पानी डो डो के अपने पौधों के लिए लेकर आता। पानी क्या था, यूँ समझिए आधा पानी और आधी कीचड़ होती थी, लेकिन यही गदला पानी पौधों के हक में आबे हयात था। आबे हयात से क्या मुराद, जिंदगी लाने वाला पानी था। जहाँ पानी मुयस्सर नहीं था, पौधे ख़त्म हो रहे थे, वहाँ उन्हें गदला पानी भी उनके लिए आबे हयात था। कहते मैंने इस बेमिसल कारगुजारी पर उसे इनाम देना चाहा। बेमिसल यानी जिसकी और मिसाल नहीं, कोई और माली ऐसा नहीं करता था, तो मैंने चाहा इसे इनाम दूं, लेकिन उसने इनाम लेने से इनकार कर दिया। शायद उसका कहना ठीक था कि अपने बच्चों को पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता, कि बाल बच्चों की खिदमत जो लोग करते हैं वो तो बे औलाद था ना, उसने बच्चों पौधों को अपनी औलाद समझ रखा था, तो क्या वो अपने बाल बच्चों की खिदमत करने का इनाम लेते हैं जो मैं इनाम लूँ। कैसी ही तंगी तुर्शी हो, कैसी ही गुर्बत क्यों ना हो, वो हर हाल में करना ही पड़ता है अपने बच्चों की खिदमत। तो इसलिए मेरे भी पौधे मेरे बच्चों जैसे हैं, मैं उनकी खिदमत करता हूँ। जब आला हज़रत हजूर निज़ाम को रंगाबाद की खुशगवार आबो हवा में बाग लगाने का ख्याल हुआ, आला हज़रत से क्या मुराद है, उस रियासत के मालिक। कहते हैं जब आला हज़रत हजूर निज़ाम को, निज़ाम से मुराद है कि सरकार को, हुकूमत वक्त को औरंगाबाद की खुशगवार आबो हवा में बाग लगाने का ख्याल हुआ, तो ये काम डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन यानी जो नवाब थे, नवाब सिराज यार जंग बहादुर नाज़्मे तालीमात को तफवीज़ हुआ। नाज़्मे तालीमात यानी एजुकेशन मिनिस्टर जिसे आप कह सकते हैं, कि जिनके तहत तालीम का शोबा था, उनको ये फ़र्ज़ दिया गया। डॉक्टर साहब का ज़ौक़े बागबानी मशहूर था, यानी वो बागबानी बहुत अच्छी किया करते थे। मकबरा राबिया दुरानी और इसका बाग, जो अपनी तरतीब तामीर के एतबार से मुगलिया बाग का बेहतरीन नमूना है, मुद्दत से वीरान और सुनसान पड़ा था। जहाँ पर वो अब अपना अदबी काम कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो मुद्दत से वीरान था, सुनसान था, वहशी जानवरों का मस्कन था। वहाँ जानवर आ जाते थे, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। जाड़ जनकार से पटा पड़ा था, हर तरफ जाड़ जनकार थी। ये पहले की बात कर रहे हैं। आज डॉक्टर साहब की बदौलत सरसब्ज़ो शादाब और आबाद नज़र आता है। अब अपनी तारीफ उन्होंने कहीं नहीं की कि मेरी ज़ेर निगरानी क्या हो रहा है, वो किसकी तारीफ कर रहे हैं, डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन की। कहते हैं अब दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और सैर व तफरीह से महजूज होते हैं। महजूज लफ्ज़ है हज़ उठाना, मसरूर होना, खुश होना। डॉक्टर साहब को आदमी परखने में भी कमाल था। इस लाइन को अंडरलाइन करें, इस सतर को। हमेशा काम वो कामयाब होता है जिसके लिए, सही काम के लिए सही आदमी चुने जाएं। तो कहते हैं कि वो, उनको आदमी परखने में भी कमाल था। वो नामदेव के बड़े कदरदान थे। उन्हें पता था कि सारे मालियों में से नामदेव ज़्यादा खिदमत करता है पौधों की, इसलिए उसकी बड़ी तारीफ़ करते, बड़े कदरदान थे। उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए। शाही बाग आखिर शाही बाग था, यानी जहाँ बादशाह टहला करते थे। कई निगरानकार थे वहाँ, और 20 माली, और माली भी कैसे कैसे, कोई टोक्यो से जापानी आए थे, तेहरान से ईरानी आए थे, शाम से शामी माली आए थे। उनके बड़े ठाठ थे। बड़े ठाठ यानी वो ख़ास तौर पर बाग को सरसब्ज बनाने के लिए उन्हें बुलाया गया था। ये डॉक्टर साहब की उपज थी। उपज को अंडरलाइन करें, ये उनकी पहुंच थी। वो शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे। यहाँ भी नामदेव का वही रंग था। उन्होंने ना फ़ने बागबानी की कहीं से तालीम पाई थी, ना उनके पास कोई सनद या डिप्लोमा था। अलबत्ता काम की धुन थी कि हर वक्त वो क्या करते,
काम में लगे रहते, काम से सच्चा लगाव था और इसी में उसकी जीत थी। ये किसके खूबियां बयान कर रहे हैं? नामदेव माली की, कि कोई उसने एजुकेशन हासिल नहीं थी की, कोई डिप्लोमा नहीं किया था। अब जो दूसरे मुल्कों से जापानी, तेहरानी और शामी बुलाए हुए थे, उनकी तो उसमें वो माहर माली थे जी। तो कहते शाही बाग में भी उसका काम महाकाज रहा। काज का मतलब है काम, यानी सबसे बड़ा रहा। दूसरे माली लड़ते झगड़ते, सींधी शराब पीते, ये ना किसी से लड़ता झगड़ता, ना सींधी शराब पीता, यहाँ तक कभी बीड़ी भी ना पी, बस ये था और उसका काम। एक दिन ना मालूम, ये अब वो इख्तिताम कर रहे हैं कि जो है ना वो उसकी मौत कैसे वाक़या हुई। कहते एक दिन ना मालूम क्या बात हुई, शहद की मक्खियों की यूरश हुई। यूरश यानी फौरन अचानक हमला हो गया। सब माली भाग भाग कर छुप गए। नामदेव को खबर भी ना हुई कि क्या हो रहा है। वो अपने काम में लगा रहा, उसे क्या मालूम था। कज़ा, कज़ा को अंडरलाइन करें। कज़ा क्या है? मौत। कज़ा उसके सर पर खेल रही है। मक्खियों का गजबनाक जुल्लड़, जुल्लड़ यानी ग्रोह उस गरीब पर टूट पड़ा। उस इतना काटा कि वो बेदम हो गया वो, और उसमें सांस बाकी ना रही, आखिर उसी में जान दे दी। वो बहुत सादा मिजाज, बोला बाला और मुनसिर मिजाज था, यानी आजज तबीयत का था। उसके चेहरे पर बशाशत यानी खुशी और लबों पर मुस्कुराहट खेलती रहती थी। छोटे बड़े, अब उसकी खूबियाँ बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि छोटे बड़े हर एक से झुककर मिलता, गरीब था और तनख्वाह भी कम थी, इस पर भी अपने गरीब भाइयों की बिसात यानी अपनी हैसियत से बढ़कर मदद करता रहता। उसे काम से इश्क था और आखिर काम करते करते ही दुनिया से रुखसत हो गया। गर्मी हो, यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी है।